50 नंबर की जीएस, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या चीजें हटेंगी, क्या पूछा जाएगा। टाइम भी हाफ है, नंबर भी हाफ है, तो मोस्टली सिलेबस भी हाफ होगा। लेकिन हाफ सबसे बड़ी बात है, फर्क सिलेबस हाफ से नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि एक लार्ज स्केल, एक ऐसा महासागर जिसमें समझ नहीं आ रहा कि छोर किधर है, किधर को जाए किधर छोड़े। लेकिन आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमने काफी वीडियोस पहले भी आप लोगों के लिए बनाई है यूपीएससी मुख्य परीक्षा के पर्पज से, और अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो वो आप लोगों के लिए परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को, अगर आपने देखी होंगी वीडियोस, तो आप देखना कि कौन कौन से देशों के संबंध आप लोगों को मोस्टली तैयार करने हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर एक बार आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। वैसे तो देखिए आप अपनी सारी तैयारी कर चुके होंगे, बट ये होते कि हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना तो नहीं चाहिए, बट एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, अगर वो छूट गई है तो उनको एक बार छोटा हल्का मोटा देख लेना चाहिए, ताकि लास्ट टाइम पे अगर आ जाए तो हम लोग उसको कम से कम कुछ फैक्ट उसके बारे में लिख दें। तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ समय से काफी खराब चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जैसे टैरिफ है, और टैरिफ के बारे में वेरी शॉर्ट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियां और सर्वोच्च अदालत का फैसला। तो देखिए, अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय संबंध आता है तो मोस्टली ऐसे नहीं कि अकेला भारत को छोड़ करके दूसरे देशों का ही पूछा जाएगा, नहीं, भारत को कनेक्टेड करते हैं अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस के साथ, भारत के साथ ही हमको उसको बताना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म है आप लोग के लिए, ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। EEPN के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, क्योंकि इस एक्ट का यूज करके ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो था ये टैरिफ लगाया था, पहले 25%, उसके बाद आपका फिर 50%, तो इस एक्ट का प्रयोग करके ही लगाया था। तो इसलिए आप इस शॉर्ट फॉर्म्स को इसको तैयार कर ले, ठीक है। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्ट फॉर्म्स, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया था कि इसके अकॉर्डिंग लगाने की पावर इनको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं ये नहीं कहूंगी आप यहाँ पर इसको तैयार करें यहाँ। अब लेकिन हमें करना क्या है, देखिए आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से नेपाल में काफी कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं, तो थोड़ा सा आपने, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, तो आपको नेपाल के बारे में, सत्ता परिवर्तन के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आप अपने हिसाब से तैयार करके रखें, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए जो पश्चिमी एशिया में जो कुछ हुआ वो आप लोग जानते हैं कि किसी भी पर्पज में, कितने भी नंबर में, बट 100% यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। इसलिए वहां से आप हर ऐसा प्रश्न तैयार करें जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। यहाँ से प्रश्न पूछा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यही नहीं पूछा जाएगा, भारत ईरान के रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं, भारत में ऊर्जा संकट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली चीज है कि ये बच्चा इनको तैयार करके रखेगा, रिलेशन तैयार करके रखेगा। मतलब जो ईरान, जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, भारत का ऊर्जा संकट, ऐसे करके तो पूछ जाएंगे। बट यहाँ पर एक चीज आप ये देखेंगे कि पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष है और भारत के औद्योगिक सेक्टर पर संभावित प्रभाव, यानी कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष होने से केवल भारत में ऊर्जा संकट ही नहीं है, बल्कि और भी औद्योगिक सेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ा है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा मेंस के पर्पस से। तो इसमें अब आपको हम ये बताएंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स है जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है, कि ऊर्जा के साथ साथ और भी कौन से वो क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र, जो इस युद्ध से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष का प्रभाव केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ती अस्थिरता ने भारत के और भी उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर दिया है, जैसे आपके इस्पात है, उर्वरक है, सीमेंट है, निर्माण और बिजली कारखाने हैं। इन क्षेत्रों पर जहां पश्चिम एशिया से आयात होने वाले कच्चे माल में काफी निर्भरता है, यानी कि इन चीजों के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, आपके एशिया से आता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं कि जब कच्चे क्रूड ऑयल वहां से आते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनसे के लिए आपको पेट्रोलियम मिल रहा है या इस तरह के तेल मिल रहे हैं, नहीं, उनसे उनका निर्माण कर करके आप लोग जानते हो कि कितनी सारी चीजें हमको मिलती है। एक नॉर्मल शब्द आप लोगों ने सुना होगा, हर व्यक्ति जानता है, ग्रीस, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, जो आपके जो ये साइकिल वगैरह ऐसी चीजें आते हैं, इनमें जो लगाने के काम जो आता है, वो भी इन्हीं क्रूड ऑयल से बचा हुआ सबसे लास्ट का जो है वेस्ट मटेरियल होता है। लेकिन वेस्ट नहीं, वो भी क्या है,
काम में आ रहा है, तो वो एक जंजीर चली आ रही है। तो आप लोग देख रहे होंगे वहां केवल आप गैस या ऊर्जा से इफेक्टेड नहीं हो, बल्कि उनसे और भी जो बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो रही हैं, या उस ऊर्जा या गैस से और भी जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया चल रहे हैं, वो सब वहां पर क्या हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा इस तरीके से इसको देखेंगे कि पश्चिम एशिया संघर्ष का ऊर्जा क्षेत्र से परे और क्या क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। देखिएगा, ये यहाँ पर आप सिंपल देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया का जो संघर्ष हुआ है उसका ऊर्जा क्षेत्र से परे क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे उर्वरक निर्माण और निर्यात पर संभावित प्रभाव क्या है, और निर्माण क्षेत्र की भेद से चूना पत्थर पर, जिप्सम पर, उसके बाद उर्वरक इस्पात उद्योग के लिए जोखिम। इस तरीके से आपको ये पूरा प्रश्न तैयार यहाँ पर करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल यहाँ मैंने इसको रोका हुआ है, आप इसको यहीं पर मतलब रोक करके वीडियो को इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ से जो है जो मोस्ट है, जैसे यहाँ से कुछ चीजें आपने नोट डाउन कर लिया, ऐसा नहीं डिक्टो आपको पूरा लिखना है। उसके बाद पश्चिम एशिया संघर्ष का ऊर्जा क्षेत्र से परे क्या इफेक्ट पड़ा है, इसको यहाँ से आप तैयार करें। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे कि निर्माण क्षेत्र की भेद्यता, तो ये सारी फैक्ट्स पॉइंट्स पे आप लिख लें, जरूर नहीं अगर पूरा लिखना है। उर्वरक और इस्पात उद्योग के लिए जोखिम, जैसे ये आपकी आ जाती है सल्फर, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आपका आयरन DRI। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स को आप यहाँ से लिखिए। ये ऐसे हीरा प्रसंस्करण पर ऊर्जा का दबाव, इस्पात क्षेत्र पर उसका दबाव, वैकल्पिक कच्चे माल की उपलब्धता तो अपने आप ही कम है, इस्पात उद्योग की गैस पर निर्भरता, उर्वरक क्षेत्र पर संभावित प्रभाव। तो इस तरीके से इस पूरे प्रश्न को आप जो है तैयार करें। ठीक है, उसके अलावा आप भारत और कनाडा के रिलेशन भी, क्योंकि पिछले समय जो थे भारत और कनाडा के रिलेशन काफी तनावपूर्ण रहे। जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत की यात्रा पर आए थे, आप लोगों ने देखा था, तो काफी संबंध जो थे खराब हो चुके थे। ठीक है, यानी कि मार्क कार्नी मार्क कार्नी तो फिलहाल के हैं, जो फिलहाल यहाँ इनके वो बने हैं, वो आपके जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी एवरीवन, जो हाँ जस्टिन ट्रूडो थे जब भारत और कनाडा के रिलेशन जो थे खराब हुए थे सबके। अभी मार्क कार्नी जो है प्रेजेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ये भारत यात्रा पर आए थे ताकि भारत और कनाडा के अब तक के जो तनावपूर्ण संबंध रहे उनको सुधारा जा सके। दूसरी तरफ आप इनको पर्सनैलिटी में भी तैयार कर सकते हैं। मार्क कार्नी कौन रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और अभी इन्होंने हाल ही में भारत यात्रा की है ताकि भारत और कनाडा के संबंधों को मजबूत किया जा सके। अब एक चीज याद रखिएगा कि भाई अब ये सर्टेनिटी तो नहीं है कि चलो ठीक है, अब दो रिलेशन तो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा है, भारत और अमेरिका, भारत और ईरान का हो गया। ठीक है, वो भारत इजराइल का भी पूछ सकते हैं, वो चीज अलग हो गई, क्योंकि अभी जो युद्ध हुआ था उससे पहले ही जो मोदी जी थे इजराइल से आए थे। तो 3 दिनों के कनेक्शन तो हमको भी पता है, भारत अमेरिका, भारत इजराइल, भारत ईरान, क्योंकि आपके रिसेंटली खबरों में बहुत ज्यादा रहे। लेकिन क्या पता कि इसके अलावा वो अगर किसी और देश का पूछ ले, तो एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसी चीजें जो हर देश के साथ अगर आप समझौता कर रहे हो तो बिल्कुल कॉमन रहती है। जैसे आप यहाँ आएंगे, इधर आप देखेंगे, ये जो आपको पॉइंट दिखे ना, ये वाले पॉइंट्स, जब भी किसी देश के साथ समझौता होता है तो आप ये पॉइंट्स लिखें। ठीक है, ये पहले वाला पॉइंट्स, बस नाम चेंज कर दें। ठीक है, नाम अपने आप देंगे, देश का नाम, किस देश के साथ यात्रा की है, बाकी अगर इसके आपके अध्यक्ष वगैरह का नाम याद नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप चीजें लिख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस तरीके से आप इसको स्टार्टिंग करें, और पहले इन चीजों को आप पैराग्राफ में लिख दें। ठीक है, और उसके फिर आप बाद इनको पॉइंट्स में कर सकते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि मुख्य श्रृंखला, उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकी, उसके बाद ये जो आपके आते हैं ये सारी चीजें, ये देखिए यहाँ पर आएंगे, जैसे कि ऊर्जा है। ठीक है, और आपका जो नेट जीरो कार्बनिंग है, इन सारी चीजों के लिए जैसे कि आप यहाँ पर ये देखेंगे, ये वाले पॉइंट्स महत्व में लिखा हुआ है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, परमाणु सहयोग को बढ़ाना, जलवायु लक्ष्य, और ये भी अगर आप ना लिखे तो एक तो ये ऊर्जा सुरक्षा वाला, जलवायु लक्ष्य वाला, ठीक है, नेट जीरो की दिशा में, ये तो 100% आपके हर देश के साथ होते ही होते हैं। इससे आप 6-7 ऐसे पॉइंट्स आप निकाल लें जो लगभग हर देश के साथ समझौते में कॉमन रहते हैं। ठीक है, तो 3 रिलेशन आपको मैं बता चुकी हूँ, 3 रिलेशन तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। कौन कौन से 3 रिलेशन है, देखिए ये रिलेशन है आपका, एक तो भारत, ठीक है, भारत के साथ तो नॉर्मल आपको पढ़ना है, भारत के साथ आपको एक तो यूएसए अमेरिका के, ठीक है, एक इजराइल के और एक ईरान के।
ये 3 रिलेशन बिल्कुल आप लोगों को कंठस्थ तरीके से तैयार होने चाहिए। अब अमेरिका के साथ हम लोग जानते हैं फिलहाल वेनेजुएला का इतना बड़ा नहीं है, बट ये कि वो लोग क्या पूछते हैं कुछ नहीं पता। अभी फिलहाल फ्रांस के साथ भी हमारी लगातार होती ही रहती है इस तरीके के समझौते सुरक्षा मामले में। अब देखिए ये अमेरिका का आपको पूरा उतार चढ़ाव बताना है कि किस प्रकार से पहले 25% किया, शुल्क सीमा 50% तक बढ़ाई, फिर उसको घटाकर आपका 18% कर दिया, उसकी ग्राउंड्स क्या रही हैं, सारी चीजें आपको जो है यहाँ से खोलकर बतानी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे। ये नॉर्मल इसके फैक्ट्स है कि भारतीय अमेरिकी व्यापार समझौते के मुख्य बिंदु। तो अमेरिका ने भारतीय आयात पर पारस्परिक शुल्क को 25% मोस्टली यहाँ पर पता है जो अमेरिका ने ग्राउंड्स बताए हैं कि मतलब भारत पर उसने क्यों इतना टैरिफ लगाया था। तो उसने कहा कि भारत, एक शब्द है पारस्परिक शुल्क, ठीक है, रेसिप्रोकल, मतलब जैसा आप कर रहे हो ऐसे आपके साथ किया जाएगा। यहाँ पर कहना है कि भारत जो है ना बहुत मतलब बहुत ऊंची दरों पर जो है टैरिफ लेता है, तो इसीलिए उसने भी लगा दिया पारस्परिक का मतलब कि जैसा सामने वाला कर रहा है हम भी मतलब उसी प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना है कि ये ग्राउंड है, अगर भारत जो है ऊंची दरों पर लगा रहा है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही लगाएगा। दूसरा क्या है कि भारत के रूस के साथ अच्छे रिलेशन जो है और रूस से तेल आयात करना, ये चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका को नागवार गुजरती है, इसके लिए भी भारत पर प्रेशर बढ़ाया गया। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी, जैसे हमारा क्या है, हमारी पहले पड़ोसी नीति है कि पहले भी हम अपने पड़ोसियों को देखेंगे, लेकिन हाँ वहाँ क्या है भाई, पहले अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, पहले अपने आप को देखो फिर दूसरों को। रियलिटी में तो खैर होता भी यही है, पहले व्यक्ति अपने आप को देखता है, दूसरे की तरफ तो तब देखेगा ना जब खुद बचेगा, वो चीज अलग है, पॉलिसीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें ग्राउंड्स है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेकिन वास्तव में इस वक्त वो, जैसा आपने देखा वेनेजुएला के साथ उसने वहां पर ग्राउंड बनाया कि भाई वो लोग जो है मादक द्रव्य पदार्थों की तस्करी में संलग्न है और आपका वहां लोकतंत्र भी नहीं है। इस तरीके की चीजों को ग्राउंड्स बनाकर वहां के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार कर लेकर उनकी राजधानी कराकस से। तो वहां ये भी याद रखना निकोलस मादुरो कौन है, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर मैं हाल फिलहाल अब यहाँ पर बात करूं, जो खामनेई आयतुल्ला रहे थे यहाँ के, ईरान के जो मरे थे नेता सर्वोच्च, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन है, क्यों खबरों में रहे। तो जरूरी नहीं कि व्यक्ति अच्छे काम करने के लिए खबरों में रहता है, कुछ लोग जिनको मानो किसी बड़े काम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, कोई बड़ा पर्सन किसी वजह से जिसकी डेथ हो गई है, तो वो क्वेश्चन पर्सनैलिटी में आपके पूछे गए हैं। तो ये केवल यहाँ मुझे बताना है कि ये रिलेशन आपको यहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और रिलेशन अगर आपका आएगा तो जैसे मैंने कहा आप 6-7-8 पॉइंट ऐसे निकालो जो हर देश के साथ रिलेशन में कॉमन होते हैं। बाकी अभी रिसेंटली मोदी जी ने किन देशों की यात्रा की है वो भी आप एक बार सर्च करके जरा उनमें भी कुछ चीजें आप कॉमन से जो एक बार चेक कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बाकी अंतरराष्ट्रीय संबंध में आप लोग जानते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हाफ हो गया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है, कम लेके चले, क्योंकि लास्ट टाइम पर सबसे बड़ी पावर होती है रिवीजन, कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन हम उसमें से अगर आधा भी रिवीजन नहीं कर पाए तो हमारा बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ किसी भी काम का नहीं होता। क्योंकि जब तक आप किसी भी फैक्ट को, देखो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, 10 से 12 बार नहीं पढ़ लेते तब तक दिमाग में चीजें नहीं रुकती है बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए कोशिश करें जो चीज पढ़ी है उसको ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। एक बार फिर मैं वीडियो बनाऊंगी कि सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, उनसे बाहर जो बड़े बड़े प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे 5 नंबर में, क्योंकि 10 का तो अब रेयर है कोई पूछा जाए, ठीक है, 50 नंबर का वैसे है, तो वहां कौन से हैं जिनसे बाहर शायद प्रश्न बन जाए, ठीक है। लेकिन है कि उनमें से कोई ना कोई तो जरूर फंसेगा, 2 या 3, ये बात याद रखें। अब देने के लिए तो उनके पास अनलिमिटेड सोर्सेस है, कुछ भी दे सकते हैं, बट उनसे बाहर कुछ भी नहीं देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।